आंसर है वो है अल्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अल्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे वारबर्ग इफेक्ट, द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। वारबर्ग इफेक्ट जो है, हम कैंसर सेल्स की बात नहीं करते, हम जब नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं कि वारबर्ग इफेक्ट नॉर्मल सेल्स में भी होगा। वारबर्ग इफेक्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये वारबर्ग इफेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये डिस्कवर किया था ओटो वारबर्ग ने, इस बिना पर, इस डिस्कवरी के बिना पर उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1931 में। और वारबर्ग इफ़ेक्ट ये एक इफ़ेक्ट है नॉर्मल सेल्स में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसके ज़रिए से हमें 36 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। 36 एटीपीज इनफ होते हैं कैंसर नॉर्मल सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली वो उसमें कवर होते हैं। इसके जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर क्रेब साइकिल और माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है उसके ज़रिए से हमें इस सारे प्रोसेस से हमें 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो हमें एनर्जी, सेल को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, वो पहले से एटीपी स्टोर कर लेती है। लेकिन हमें चाहिए होती है मेटाबोलाइट्स, जो हमें चाहिए होते हैं इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइट है ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होती है। सो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस जो शिफ्ट है जो सेल डिवीजन के दौरान, वो शिफ्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कम्प्लीटली शिफ्ट होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो भी होती है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होती है, निग्लिजिबल और रेयर केसेस में होती है। हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान ज़्यादातर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से हमें जो है एंड में लैक्टेट मिलता है, लेकिन हमें हमारे पास जो है मेटाबोलाइट्स जो इंटरमीडिएट्स है और उसकी हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लिपिड सिंथेसिस के लिए हमारे पास एसिटाइल को ए रिक्वायर है, और ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए हमारे पास एसिटाइल को ए प्रोड्यूस होते हैं। एसिटाइल को ए एक प्रिकर्सर है लिपिड फॉर्मेशन के लिए भी, लिपिड सिंथेसिस के लिए। और इस तरह अदर इंटरमीडिएट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो एसिटाइल को जो इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास अभी हम नॉर्मल सेल्स की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे जो कैंसर सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, उसकी बात करते हैं। सो हाउ मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग अकर्स। इसमें हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स, रिसेप्टर सिग्नलिंग। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नल है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसकी अपटेक जो ग्लूटवन रिसेप्टर से और रिसेप्टर्स है उसके ज़रिए से ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज़ करते हैं। जब ग्लूकोज सेल में इनसाइड इंक्रीज़ होते हैं तो ये भी एक फिनोमेना है जो लीड करता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज अमाउंट में होता है और सेल को सिग्नल मिलता है कि ग्लाइकोलिसिस को कम कर दें। तो ग्लूकोज को के अमाउंट को कम कर दे तो ग्लाइकोलिसिस होगी और ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा और अदर इंटरमीडिएट्स जो है वो बन जाएंगे। दूसरा जो ये रिसेप्टर के ज़रिए होती है, इस रिसेप्टर के पायरुवेट काइनेज जो है उसको इनहिबिट हो जाते हैं। पायरुवेट काइनेज नॉर्मली जो फॉस्फोइनाइल पायरुवेट है जो पीपी है उसे कन्वर्ट करता है पायरुवेट में, जो कि लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, 10th स्टेप है। जो तो अगर हमारे पास पायरुवेट काइनेज नहीं होगा तो पीपी पायरुवेट में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो पायरुवेट नहीं बनेगा तो जो हमारे पास आगे प्रोसीड नहीं करेगा ये साइकिल, और ये जो इंटरमीडिएट्स है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट से बाकी जो स्टेप्स के वो प्रोड्यूस होंगे और वो जमा होंगे उस इंटरमीडिएट्स को, वो सेल उस इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करेगा और लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा को वो कर लेगा जो सेल को रिक्वायरमेंट है। हमारे पास ये ग्रोथ जो है ग्रोथ फैक्टर जो यहाँ पे अटैच हुआ है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। यहाँ पे ग्रोथ रिसेप्टर आके बाइंड होता है, पी आई 3 के को स्टिमुलेट करता है, ओ इंस्टे अल्टरनेटली AKT को स्टिमुलेट करता है। एक फैक्टर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और ग्लूकोज जो अपटेक है उसे सेल ग्लूकोज अपटेक उसे भी इंक्रीज कर लेता है।
हमारे पास सेकंड जो है वहाँ पे रास सिग्नलिंग है। रास सिग्नलिंग भी उसी रिसेप्टर के थ्रू होती है। ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज होता है, सर्टन ग्लाइकोलिटिक एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है जो ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करते हैं। और शंटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमीडिएट्स, माइटोकॉन्ड्रियल जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसको अलहदा करते हैं, शंट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल लिपिड सिंथेसिस के लिए इसराइल को एयर रिक्वायर्ड है तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और लिपिड सिंथेसिस हो जाएगी। फिर इसके दूसरा जो है स्टिमुलेट फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सर्टन फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड है वो सर्टन फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो भी राइस सिग्नलिंग के थ्रू होता है। थर्ड मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है मिक। हमारे पास जो प्रो ग्रोथ पाथवे है, ग्रोथ जो होती है उस वो इस मिक को रेगुलेट कर लेता है। फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है मिक, इसके ज़रिए क्या होता है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम इंक्रीज होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो स्टेप है ग्लूटामिनेज एंजाइम जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ग्लूटामिनेज क्या करता है, ग्लूटामीन को मेटाबोलाइज करता है। ग्लूटामीन जब मेटाबोलाइज होता है, हमारे पास कार्बन रिच है ग्लूटामीन, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्बन जो हम सोर्स है कार्बन मायोटीज जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, हमारे हमको सेल को रिक्वायर्ड है। सेल फॉर्मेशंस, लिपिड फॉर्मेशन एट्सेट्रा जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वन पॉइंट्स था, इसमें रास सिग्नलिंग भी इसी के ज़रिए होती है। हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मायोटिस जो मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उसकी शंटिंग हो जाती है, लिपोजेनेसिस और न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सिंथेसिस ये सब हो जाते हैं। ये सब जो है तो ये ग्रोथ को लीड करते हैं। और यहाँ पे ये है ग्रोथ फैक्टर्स अटैच हो गया है यहाँ पे एक रिसेप्टर को। ये रिसेप्टर फिर क्या करता है जो प्रो ग्रोथ पाथवे है, आरटीके का मतलब है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ये मिक को एक्टिवेट करता है। मिक एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। मिक बाद में क्या करता है कि ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है ये ग्लूटामीन के अपटेक को इंक्रीज़ करता है और ग्लूटामीन को यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करता है और ग्लूटामिनेस के ज़रिए इसको मेटाबोलाइज करता है और कार्बन हमारे पास प्रोड्यूस होता है जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रोथ। हमारे पास अब ये वार्बर्ग इफ़ेक्ट था कंप्लीट। ये हो गया, नॉर्मल भी हमने पढ़ा और कैंसर सेल में भी हमने 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो कि ग्रोथ पाथवेज है और राज सिग्नलिंग है और मिक है। अब ये वार्बर इफेक्ट को कौन सप्रेस करता है, तो इसके लिए ट्यूमर सप्रेसर्स जीन्स है। फॉर एग्जांपल जो P53 है, P53 क्या करता है, जब वो स्टिमुलेट होता है एक्टिव होता है या स्टिमुलेट होता है तो ये ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है। उसके जब ग्लूकोज अपटेक इनहिबिट होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस भी डिक्रीज़ होती है, लेकिन उसके बरक्स ये ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम है उस उन्हें भी डिक्रीज़ करता है तो ग्लाइकोलिसिस और भी डिक्रीज़ होती है। इंटरमीडिएट्स कम फॉर्म होते हैं तो लिपोजेनेसिस भी डिक्रीज़ होती है। और जो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो NADPH है उसकी जनरेशन को इनहिबिट करता है। NADPH वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है जो नॉर्मल रिक्वायर फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस, इस सब में NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी भी एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म के सब टॉपिक में आता है। ऑटोफेगी हमारे पास नॉर्मली जो सेल ईट देयर ओन पार्ट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। सेल अपने जो ऑर्गेनेलीज है हमारे पास सेल के पास जो बहुत कम यूज्ड होते हैं, रिक्वायर्ड बहुत लेस होते हैं, लेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो सेल क्या करता है कि उसे बाहर से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो उन्हें ऑर्गेनेलीज को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करके उनसे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लाइक जस्ट लाइक सेल्फ ईटिंग ऐसे भी कहते हैं, सेल्फ ईट करता है और अपने आप को लाइफ रखता है। ट्यूमर सेल इनहिबिट ऑटोफेगी। अब ट्यूमर सेल्स जो है वो ऑटोफेगी को करते ही नहीं है, वो अवॉइड करते हैं ऑटोफेगी के, क्योंकि ये तो फिर सेल फॉर्मेशंस इतने जल्दी नहीं होगा। ट्यूमर की को चाहिए कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो, वो और भी इंक्रीज़ हो रहा है उन्हें क्योंकि सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो ऑटोफेगी नहीं करता है कि
अगर ट्यूमर जो सप्रेसर जीन है वो ऑटोफेगी को प्रमोट करता है, लेकिन जब हमारे पास कैंसर सेल बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जांपल या कीमोथेरेपी हो या उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं, फिर ऑटोफेगी को ही यूज़ करते हैं। उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑटोफेगी। वो ऑटोफेगी करता है, वो डोरमेंट स्टेट में चले जाता है। डोरमेंट स्टेट का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में स्टॉप हो जाती है, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होती है। तो जब कीमोथेरेपी हम करते हैं, यहाँ पे कीमोथेरेपी प्रोसेस इज सेम। इसका मतलब ये है कि जब हम कीमोथेरेपी करते हैं कैंसर सेल्स की, तो कैंसर पेशेंट्स तो ठीक हो जाते हैं बाज़ केसेस में, लेकिन कुछ अरसे बाद 1 ईयर 2 इयर्स वो दोबारा उनमें उनमें कैंसर ग्रोथ स्टार्ट होती है, कैंसर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जो हम कीमोथेरेपी करते हैं तो बाज़ कैंसर सेल्स ऑटोफेगी को अख्तियार कर लेते हैं, ऑटोफेगी होती है, तो वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, बस इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स फिर इकट्ठा कर लेते हैं और अपने ग्रोथ को दोबारा बरकरार करते हैं। नेक्स्ट ऑनको मेटाबॉलिज्म करते हैं कैंसर सेल्स। न्यू मैकेनिज्म ऑफ ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस ट्यूमर फॉर्मेशन को कहते हैं। हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आईडीएच नॉर्मली अल्फा कीटोग्लूटारेट है, उसे मेटाबोलाइज करता है। इसमें म्यूटेशंस आती है, सर्टन अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन, जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड है उसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है, तो उसकी वजह से इसमें म्यूटेशंस आती है और इसका जो फंक्शन है वो चेंज होता है। ये पिल अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है, उसको 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है। और 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट क्या करता है, वो टीटी फैमिली जो एंजाइम्स है, टीटी फैमिली उन्हें इनहिबिट करता है। टीटी क्या करता है, इसमें जो टी2 है वो डीएनए को मिथाइलेट करता है, मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड करता है, तो ये एक नॉर्मल सेल्स में होता है। लेकिन अगर हमारे पास टीटी इनहिबिट हो जाए तो नॉर्मल मिथाइलेशन होगी डीएनए की? नहीं, नहीं होगी नॉर्मल, या एबनॉर्मल मिथाइलेशन होगी, या तरह से होगी नहीं, जिसकी वजह से डीएनए में मालफंक्शंस आएगा, एबनॉर्मेलिटी आएगा और ट्यूमर फॉर्मेशन में होगा। अब हमारे पास एक थेरेपेटिक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईडीएच जो इसका प्रोटीन है वो चेंज होता है। नॉर्मल जो आईडीएच है म्यूटेटेड का चेंज होता है, और जो नॉर्मल है वो चेंज होता है। तो इसके लिए हम ड्रग्स डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, जो सिर्फ जो आईडीएच प्रोटीन है जो म्यूटेटेड, उस पर अटैक कर लेगा और नॉर्मल आईडीएच को कुछ भी नहीं कहेगा। ये बात पे है। ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें सर्टन रीजंस की वजह से म्यूटेशंस आ गई। म्यूटेशन की वजह से अल्फा ग्लूटारेट जो है वो 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये ऑनको मेटाबॉलिज्म स्टार्ट है। तो एपिजीनोम रेगुलेटरी एंजाइम जो है, जो टीटी फैमिली की मैंने बात की, ये वही एंजाइम की बात हो रही है। एपिजेनिक चेंजेस आते हैं, यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन में चेंजेस आते हैं, यहाँ हिस्टोन में मॉडिफिकेशन आती है, हिस्टोन प्रोटीन्स में। तो यह फिर क्या होता है कि कैंसर जो जीन एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती है, अल्टर मतलब चेंज हो जाती है, और सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेल चेंज होती है, सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट हॉलमार्क ऑफ कैंसर है वो है एविजन ऑफ सेल डेथ, जो एविजन ऑफ एपोप्टोसिस भी हम कहते हैं। ट्यूमर सेल्स हैव म्यूटेशन इन जीन्स दैट आर रेजिस्टेंट टू एपोप्टोसिस। इस ट्यूमर सेल के पास सर्टन ऐसे जीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को नहीं होने देते। अगर एपोप्टोसिस हो गई तो फिर तो कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो कैंसर का फर्स्ट जो मेन रोल है वो करता है कि एपोप्टोसिस को स्टॉप करें और ग्रोथ इंक्रीज़ करें। हमारे पास जो नॉर्मल एपोप्टोसिस होती है, हम कैंसर से हट के बात करें, इंट्रिंसिक पाथवे होती है, एक्सट्रिंसिक भी होती है। जो है हमारे पास 3 बेसिक्स होती है जो प्रोटीन्स होती है जेनेटिकली, जो प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन से एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, और BH3 फैमिली प्रोटीन से। जो प्री एपोप्टोटिक प्रोटीन से इसमें बेक्स और बेक आता है, ये पोर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जो साइटोक्रोम सी है, और वो बाहर आता है पोर्स के ज़रिए। जो नॉर्मल एपोप्टोसिस मैकेनिज़्म है वो हो जाता है एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस फैक्टर के साथ कंबाइन होके एपोप्टोसिस कर लेता है। और जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन से ये एपोप्टोसिस को नहीं होने देते, इसमें BCL2 जो फैमिली है वो आते हैं,
ये एपोप्टोसिस को नहीं होने देते। BH3 फैमिली प्रोटीन्स क्या करता है, ये BCL2 को ब्लॉक करते हैं। BCL2 क्या है, वो एंटी एपोप्टोक है, एपोप्टोसिस को नहीं होने देते। अगर BH3 की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गई तो BCL2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। BCL2 डिक्रीज होगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, एपोप्टोसिस होगी, सॉरी। सो इस BH3 फैमिली में आते हैं बेड बेड और प्यूमा आते हैं। सो हाउ एविजन ऑफ एपोप्टोसिस अकर, अब एपोप्टोसिस किस तरह इवेट कर लेगी, कैंसर सेल जो है एपोप्टोसिस को किस तरह इवेट कर लेते हैं। तो इससे लॉस ऑफ TP53 फंक्शन, जो TP53 है उसमें चेंजेस आते हैं, उस वो इनहिबिट हो जाते हैं तो एपोप्टोसिस नहीं होती। इसके इनहिबिशन की मेन वजह जो है वो MDM2 रिसेप्टर भी है। MDM2 क्या करता है, वो इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है और P53 को इनहिबिट करता है। अगर MDM2 की एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा हो, उसकी रिसेप्टर एम्प्लीफाइड हो जाए, मतलब उसकी फंक्शन ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिटर्स प्रोड्यूस करेगा और P53 इनहिबिट होगा। अगर P53 इनहिबिट होगा तो P53 क्या करता था पहले, वो एपोप्टोसिस करता। P53 नहीं है अभी, इनहिबिट स्टेट में है, तो एपोप्टोसिस होगी नहीं होगी। हमारे पास ये मैकेनिज्म है, ये इंट्रिंसिक रोस जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रेडिएशन केमिकल वजह से डीएनए में चेंजेस आते हैं। P53 रिस्पॉन्स जो है वो हो जाता है और नॉर्मली जो है हमारे पास बेक्स और बेक जो है एक्टिव होते हैं, पोर्स बनते हैं, साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है, और जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स 1 है उसके साथ कंबाइन होके K-SPACE9 को एक्टिवेट कर लेते हैं। K-SPACE9 K-SPACE3 को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो K-SPACE3 है वो मेन एपोप्टोटिक जो है फैक्टर है प्रोटीन से, और वो एपोप्टोसिस को कैरी ऑन कर लेते हैं। अब ये ऊपर जो बात हो रही है P53 फर्स्ट जो हमने पढ़ा MTM2 की ओवर एक्सप्रेशन होती है, तो ये जो P53 है उसमें म्यूटेशंस लाते हैं और उसे ब्लॉक करते हैं। अगर P53 ब्लॉक्ड है तो ये बेक्स और बेक्स एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे, तो साइटोक्रोम C पोर्स के जरिए साइटोसोल में आएगा नहीं आएगा, K-SPACE9 एक्टिवेट नहीं होगा और इंस्टेड एपोप्टोसिस नहीं होगी। हमारे पास है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एंटी एपोप्टोसिस। अब BCL2 की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गई, हमने यहाँ पे पढ़ा BCL2, यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो एंटी एपोप्टोटिक है, तो फिर भी एपोप्टोसिस नहीं होगी। अब हमारे पास इसमें 2 बेसिक्स कैंसर्स है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है। फॉलिकुलर लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन होती है 14 और 18 में। जो IgG रिसेप्टर है, IgH इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन जो जीन रिसेप्टर है, वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे प्रेजेंट है, और BCL2 का जो क्रोमोसोम है वो जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 18 में प्रेजेंट है। तो इस तरह होता है कि इसमें चेंजेस आते हैं, ट्रांसलोकेशन आते हैं, इसकी वजह से जो BCL2 है वो BCL2 टू एक्टिव फ्यूज़ हो जाता है IgG हैवी चेन के साथ, और BCL2 इंक्रीज़ होता है। BCL2 अब इंक्रीज़ हो गया, ये क्या है, एंटी एपोप्टोटिक जो है फैक्टर है, तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। अभी हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा जो है ये स्लो ग्रोइंग कैंसर्स भी हमें इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये अराइज होता है सेल डेथ को स्टॉप करने की वजह से। सेल डेथ स्टॉप होगी तो ये अराइज होगा, इसलिए इसे हम स्लो ग्रोइंग लिम्फोमा भी कहते हैं। हमारे पास सेकंड जो है इसमें ओवर एक्सप्रेशन में क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो आरएनए है, स्पेसिफिक एक माइक्रो आरएनए है जो BCL2 को डिक्रीज़ रखता है, ऐसे स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है जो BCL2 एक्सप्रेशन को डिक्रीज़ करता है। अगर हमारे पास माइक्रो आरएनए स्पेसिफिक जो है इसके फंक्शन लॉस है तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा फैक्टर प्रोड्यूस करेगा कि BCL2 एक्सप्रेशन को कम कर दें, नहीं, तो इसकी वजह से जो BCL2 है वो फ्री हो जाता है और वो इंक्रीज़ होते हैं। अगर BCL2 इंक्रीज़ हो गया इसकी फैमिली, तो एपोप्टोसिस क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये एंटी एपोप्टोटिक है। हमारे पास मेडिकेशन है इसमें थेरेपेटिक यूज़ में, हम T53 के रेस्टोरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये MDM2 के
रिसेप्टर की एक्सप्रेशन की वजह से है, तो हम MDM2 इनहिबिटर्स ड्रग्स देंगे, उसकी वजह से MDM2 जो रिसेप्टर है वो इनहिबिट होगा, तो जो P53 इनहिबिटर्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, P53 इनहिबिट नहीं होगा, तो हमारे पास एपोप्टोसिस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास दूसरा है इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, जो BCL2 है, अगर हम वो इनहिबिटर्स दे दे, BCL2 डिक्रीज़ हो जाए, BCL2 ऐसे ड्रग्स है कि BCL2 एक्सप्रेशन डिक्रीज़ हो जाए, तो फिर भी अगर BCL2 एंटी एपोप्टोटिक है तो फिर BCL2 डिक्रीज़ हो गया तो एपोप्टोसिस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमारे पास नेक्स्ट जो हॉलमार्क ऑफ कैंसर है वो है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, हम इमोर्टेलिटी भी इसी कहते हैं। जो कैंसर सेल्स है इनमें स्टेम्स लाइक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। फर्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर्स क्रिटिकल टू इमोर्टेलिटी, हमारे पास ये है इवेजन ऑफ सिनोसिन्स। जो सिनोसिन है, सिनोसिन क्या है, ओल्ड को कहते हैं सिनोसिन। हमारे पास जो कैंसर सेल्स है वो सिनोसिन को एवेट कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास सेल होते हैं वो 60 to 70 डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वो सेंस होते हैं कि ओल्ड है, तो उनकी क्या होती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं, बने होते हैं, उससे पहले डिवीजन 70 डिवीजन तक बन जाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि अप रेगुलेशन ऑफ P53 हो जाती है, RB हाइपोफॉस्फोराइलेट स्टेट में होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर है वो नहीं होगा, तो हमारे पास जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा और सेल डिवीजन और बाकी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बाईपास सेनोसेंस, किस तरह बाईपास करता है, ये रेप्लिकेटिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और बट इससे हम इमोर्टल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी भी वक्त अगर P53 एक्टिवेट हो गया किसी फैक्टर की वजह से, तो फिर ये सेल जो है वो प्रोटोस कर लेगा और डेथ उसकी होगी। हमारे पास है एविजन ऑफ माइटोटिक क्राइसिस। व्हाट इज़ माइटोटिक क्राइसिस? बेसिकली ये माइटोटिक क्राइसिस जो है ये माइटोसिस ख़त्म होने को कहते हैं, माइटोसिस नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होती। हमारे पास क्या होता है कि टीलोमियर फर्स्ट डॉटर सेल्स में नॉर्मल इतना फॉर एग्जांपल इतना हो जाता है, तो ये डिवीजन के साथ शॉर्टन होता जाता है, अप टू 60 to 70 डिवीजन तक ये शॉर्टेस्ट रेंज में चला जाता है, और इसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं होती डिवाइड की होने की, तो ये सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अगर P53 डिसफंक्शन है तो फिर ये सेल डेथ नहीं होगी। टेलोमरेज हमारे पास क्या होगा, P53 डिसफंक्शन है, हमारे पास टेलोमरेज जो है नॉर्मल ये स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी है, उनमें ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो कैंसर सेल है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। टेलोमरेज जो है ये जॉइन करता है टू जो टेलोमियर्स है, ये इस एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करता है, ऊपर इस तरह कर लेता है, और ये एक लेंथ टेलोमियर बनाता है जो जिसकी डिवीजन हो सकती है। तो if telomere is inhibit the cell death occur, अगर टेलोमेरेज किसी भी वक्त अगर इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास सेल डेथ होगी। इफ़ नॉट तो ये सेल जो है सेल ब्रिज फ्यूजन साइकिल को इवेट कर लेगा, और बाकी अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल जो है इनएक्टिव टेलोमेरेज है, डिवीजन होती है 50 to 70 डिवीजन हो गई यहाँ पे। अब ये टेलोमेर शॉर्टेस्ट रेंज में है, तो इसके बाद अगर P53 यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया, ये एक्टिवेट हो गया, P53 जो है वो फंक्शनल है, तो सेल सिनोसेंट सेल जो सिनोसेंट सेंस होगा और ये इसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। अगर P53 हमारे पास कुछ चेंजेस है उसमें जेनेटिकली या वो इनएक्टिव नहीं हो रहा किसी फैक्टर्स की वजह से, तो हमारे पास सेल एक दूसरे स्टेज में चला जाता है, ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल। तो इसमें क्या होता है, टेलोमरेज यहाँ पे एक्टिव होता है और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाता है, एक क्रोमोसोम दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाता है, टेलोमरेज की वजह से यहाँ पे अटैचमेंट हो जाती है और एक लेंथ बनाती है जिसकी फिर डिवीजन हो सकती हो। फिर माइटोटिक फेज है, मेटाफेज में चला जाता है, जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे इन्वर्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है और क्रोमोसोम एक अलाइन हो जाते हैं। फिर एनाफेज में सीधा अलाइन हो जाते हैं और इसके बाद डॉटर टू डॉटर सेल्स बनते हैं। अगर यहाँ पे इस स्टेज पर
टीलोमरेज इनएक्टिव हो गया और टीलोमरेज नहीं है, तो सेल डायरेक्टली माइटोटिक कैटास्ट्रोफी में जाएगा, मतलब जो है सेल डेथ हो जाएगी। और अगर नहीं है टेलोमरेज फिर भी एक्टिव है और है टेलोमरेज, तो हमारे पास ये साइकिल कंटिन्यू होगा और एक ट्यूमर सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगी।